नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम ऐसे विषय की ओर रुख करेंगे जो हमारे देश की शिक्षा की नींव को मजबूती प्रदान करता है, यानी बात करेंगे एकेडमिक प्रशासन की। एक ऐसा क्षेत्र जो न केवल ज्ञान का भंडार है बल्कि नवाचार और उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। और जब बात आती है आईआईटीज की तो यह विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। आइए इस वीडियो में हम उन सवालों का सामना करेंगे जो आपके दिमाग को चुनौती देंगे, आपकी सोच को विस्तार देंगे और आपको शिक्षा प्रणाली की गहराई में ले जाएंगे जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य को आकार दे रही है। इस वीडियो में हम आईआईटी के एकेडमिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे और बनने वाले प्रश्नों का सामना करेंगे जो एग्जाम में बाकी विद्यार्थियों से आपको आगे रखेंगे, क्योंकि ये वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज जो बात करेंगे उसमें हम शिक्षण पद्धतियों के बारे में बात करेंगे, अनुसंधान की गुणवत्ता की बात करेंगे और छात्रों के लिए बनाए गए विकास के विशेष अवसरों की बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर बेस्ड होते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को, जहां पर हम सीखेंगे, समझेंगे और आने वाले प्रश्नों का सामना करेंगे एक बेहतरीन ढंग से, जो कि एग्जाम में आपको अव्वल बनाने का काम करेंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो बेस्ड है फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी एक्ट एंड स्टैट्यूट ऑफ आईआईटी जोधपुर। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं। रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईआईटी काउंसिल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फाइनेंस कमेटी, बिल्डिंग्स एंड वर्क कमेटी एंड सीनेट पर भी बनेंगे प्रश्न। इसके साथ ही स्टडी द वेबसाइट ऑफ आईआईटी जोधपुर, डिपार्टमेंट्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, डिग्रीज, कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज को भी हमने शामिल किया है। और ये सभी तीन बिंदु किसी भी पोस्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, ये तीन बिंदु पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। आईआईटी 23 आईआईटीज है इंडिया में। आप किसी भी आईआईटी का एग्जाम दीजिए, आईआईटी जोधपुर का दीजिए, आईआईटी दिल्ली का दीजिए, आईआईटी खड़गपुर का दीजिए, आईआईटी रुड़की का दीजिए, आप किसी भी आईआईटी का एग्जाम दे लीजिए, ये तीन टॉपिक पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। और यही कारण है इन तीन बिंदु को हम लेकर आए हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कि आईआईटी जोधपुर में अभी जो रिसेंट वैकेंसी आई है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। और ये हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अनेकों बार ये रिपीट हुए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, टॉपिक वाइज आपको प्रश्न देंगे और ये क्लास, क्योंकि आपको पता ही है, पेड मेंबर्स के लिए बनाई गई है, तो स्पेशल कंसिडरेशन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है, द आईआईटी काउंसिल इज हेडेड बाय। तो यहां पर आपको याद रखना है कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ टेक एजुकेशन इसका एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन अगर वहां पर देखने को मिल सकता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जब भी आता है, आईआईटी काउंसिल की बात आती है, तो आईआईटी काउंसिल एक परिषद की तरह होती है साथियों, और इस परिषद के अंदर आपके शामिल होते हैं केंद्र सरकार में तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री, 3 संसद सदस्य, सभी आईआईटी के अध्यक्ष और सभी आईआईटी के निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और सीएसआईआर के महानिदेशक इस काउंसिल में शामिल होते हैं। तो ये तो थी आईआईटी काउंसिल कि किस किस से मिलकर बनी होती है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मिनिस्टर इंचार्ज टेक एजुकेशन, या ये नहीं दिया हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर पक्का दिया होगा। तो आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर आईआईटी काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या मिनिस्टर इंचार्ज टेक एजुकेशन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। द आईआईटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, यानी आईआईटी एक्ट कब आया ये पूछा गया है आपसे। तो 1961 वो साल था विद्यार्थियों जब आईआईटी एक्ट बना। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 1961। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एन आईआईटी इज टू। अब बात आती है कि आईआईटी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता क्या है। साथियों, प्रत्येक आईआईटी में एक अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जो आईआईटी परिषद के अधीन होता है,
यहाँ पर ध्यान रखना है आईआईटी काउंसिल के अंडर में आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ऐसी ही आपको स्पेशल चीज बताने के लिए पेड क्लास ली गई है, जिससे आपका ब्रॉड एस्पेक्ट बने और जो विद्यार्थी पहली बार आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनको पता चले कि ये टर्म क्या है। यानी हेड हो गया आईआईटी काउंसिल, काउंसिल के अंडर में आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैंने आपको बताया कि प्रत्येक आईआईटी का एक अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जो आईआईटी परिषद के अधीन होता है। मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी जो निदेशक हैं सरकार के बोर्ड के अधीन हैं। उसके बाद इसके निदेशक के अधीन उपनिदेशक आता है जो कि इस संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत डीन आता है, और उसी के अंतर्गत आते हैं फिर विभाग अध्यक्ष। यानी सबसे पहले इसका चेयरमैन रहेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उसके अंदर डायरेक्टर्स आएंगे और डायरेक्टर्स के अंदर में आएंगे डीन, और डीन के अंदर में आएंगे डिपार्टमेंट हेड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। अब हम प्रश्न पर वापस आते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एन आईआईटीज, तो फंक्शन होता है ओवरसी द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, यानी वो इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की देखभाल के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द फर्स्ट आईआईटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आईआईटी पहली आईआईटी बनी थी खड़गपुर में। तो ये विद्यार्थियों आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहली आईआईटी आपकी कब बनी थी और कहां पर बनी थी। साथियों मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर भारत में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी है और इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था वर्ष 1951 में, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की संसद ने 1956 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पहली आईआईटी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट कब बनाया गया। तो 1956 में बनाया गया, 1951 में स्थापित किया गया खड़गपुर के अंदर। तो ये 2 डेट आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज, यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो मैंने आपको बताया आईआईटी काउंसिल के अंदर में बनता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर का कार्यकाल क्या होता है। अब बात आती है उसका कार्यकाल की, तो वो 3 साल का होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल कौन कौन होते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना होता है। आईआईटी में सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे आता है आईआईटी काउंसिल, और काउंसिल के नीचे आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंतर्गत होते हैं डायरेक्टर्स, यानी उसका एक हेड होगा निदेशक, वो जो आईआईटी की मुख्य शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होता है। संगठन को देखें तो इस डायरेक्टर के अधीन आता है डिप्टी डायरेक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर के नीचे आता है डीन, और डीन के नीचे आता है डिपार्टमेंट हेड, और डिपार्टमेंट हेड के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना होता है। तो उस स्ट्रक्चर को आपको मैं डिटेल में और आगे भी बता दूंगा, जिसमें आपको डिटेल आंसर्स मिल जाएगा। आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में विभिन्न प्रतिष्ठित जो सदस्य होते हैं, जिनमें आमतौर से निम्नलिखित सदस्य आपको शामिल आप देखते हैं। सबसे पहले होता है चेयरपर्सन, जो एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हो सकता है या कोई प्रमुख व्यक्तित्व हो सकता है। दूसरे होते हैं राज्य सरकार के नामित सदस्य होते हैं, जहां पर आईआईटी सिचुएटेड होती है वहां राज्य सरकार नॉमिनेटेड करती है। जैसे शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वो इसमें अधिकतर आते हैं। इसके अलावा आईआईटी काउंसिल के नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जो मैंने बताया था आईआईटी जो काउंसिल होती है, काउंसिल से भी नॉमिनेशन यहाँ पर आता है, जिसमें आईआईटी के डायरेक्टर हो सकते हैं या कोई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक्स ऑफिसियो के तौर पर निदेशक बोर्ड के सदस्य भी इसमें आते हैं। साथियों सीनेट के नामित सदस्य भी आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल होते हैं। साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य भी आते हैं, जैसे कि कहीं से कोई स्पेशलिस्ट को बुला लिया, कहीं किसी सब्जेक्ट के कोई जानकार को बुला लिया। इसके अलावा रजिस्ट्रार और सचिव होते हैं, जो कि बोर्ड के कार्यों का संचालन करते हैं। तो आशा है आपको ये पता चल गया होगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, किस तरह से इसका संचालन होता है, और कार्यकाल होता है 3 साल। ये सभी सदस्य आमतौर पर आईआईटी के सामान्य प्रशासन, दिशा निर्देश और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं और संस्थान के सभी मामलों में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं साथियों 6 नंबर का क्वेश्चन, द विजिटर ऑफ ऑल द आईआईटीज इज,
और यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी विजिटर टर्म आपको यूज होगी, विजिटर कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो आईआईटीज के केस में विजिटर हमेशा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द सीनेट ऑफ एन आईआईटी इज प्रीलिमिनरी रेस्पॉन्सिबल फॉर। अब एक यहाँ पर नया टर्म आया है सीनेट, तो पहले समझ लेते हैं सीनेट होता क्या है। साथियों, आईआईटी में जो सीनेट होता है वो एक एकेडमिक निकाय होता है, यानी एकेडमिक मैटर्स को वो देखता है, जो संस्थान की एकेडमिक नीतियों यानी पॉलिसीज का निर्णय लेता है। यह संस्थान के सिलेबस को देखता है, एग्जाम्स को देखता है, एग्जाम्स के रिजल्ट्स को देखता है और उन्हें अप्रूवल करने का काम करता है। साथियों, सीनेट में विभिन्न सदस्य होते हैं, जैसे कि आईआईटी के डायरेक्टर हो सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं जो शिक्षा और अनुसंधान तथा अन्य एकेडमिक मामलों में संस्थान की सहायता करते हैं। सीनेट के अंतर्गत बहुत सारी उप समितियां भी होती हैं, जैसे एकेडमिक सिलेबस बोर्ड हो सकता है, एकेडमिक रिसर्च बोर्ड हो सकता है, जो कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता करती हैं। सीनेट साथियों छात्रों के एडमिशन से लेकर, उनके सिलेबस से लेकर, उनकी एग्जाम्स की कंडीशन को लेकर, फेलोशिप्स को लेकर, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को लेकर के और परीक्षा के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी नियुक्ति को लेकर, एग्जाम्स का संचालन को लेकर और छात्रों के अनुशासन यानी डिसिप्लिन को लेकर बहुत सारे निर्णय करती है, पॉलिसीज बनाती है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि सीनेट क्या है। यानी सबसे पहले है काउंसिल, काउंसिल के अंडर में आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंडर में आती है सीनेट। सीनेट एक तरीके से एक विभाग हो गया आईआईटी के अंदर, जो कि एकेडमिक मैटर्स को देखती है, यानी एग्जाम्स, एडमिशंस और उनकी पॉलिसीज बनाना, छात्रों के लिए काम करना, ये सब काम होते हैं एकेडमिक मैटर्स जितने भी हैं उनको देखता है सीनेट। तो आज से जब भी आगे के क्वेश्चंस में सीनेट वर्ड आएगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स में जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताता हुआ चलता हूं कि आपको काउंसिल क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, सीनेट क्या है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब लौटते हैं प्रश्न पर। द सीनेट ऑफ एन आईआईटी इज प्रीलिमिनरी रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो जैसा मैंने आपको बताया था एकेडमिक मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द आईआईटी आर डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर विच शेड्यूल ऑफ द आईआईटी एक्ट। मैंने आपको अभी बताया था कि खड़गपुर में जो 1951 में आईआईटी बनी थी, नेशनल इंपॉर्टेंस कब डिक्लेयर हुआ? 1956 में। इसी तरीके से आईआईटीज को डिक्लेयर किया जाता है नेशनल इंपॉर्टेंस, और पूछा है किस रूल के तहत आईआईटी को नेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, शेड्यूल 1, यानी आईआईटी एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि किस तरह से आईआईटीज को डिक्लेयर किया जाएगा नेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 अब आगे परेशान नहीं करेगा, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब विद्यार्थियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विद्यार्थियों, द नंबर ऑफ आईआईटी इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज, यानी यहां पर 21 है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है 22, 23, 24, तो आपको राइट आंसर देना है 23। यानी आज की डेट में आईआईटीज के 23 इंडिया के अंदर 23 आईआईटीज हैं, वो आपको संख्या याद रखनी है, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। द आईआईटी एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आईआईटी बाय, यानी आईआईटी एक्ट प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट आईआईटी को बाय किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा। यानी आईआईटी एक्ट को पावर कहां से मिलती है एस्टेब्लिशमेंट देने की? वो मिलती है पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन आईआईटी इज, मैंने आपको बताया था कि डिसीजन बॉडी मेकिंग होता है वो है द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स,
यानी जो सीनेट है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर का पार्ट है और काउंसिल है जो कि ओवरऑल सुपरविजन करती है ऊपर बैठ करके बोर्ड ऑफ गवर्नर। लेकिन पावर किसके पास है? जैसे हमारे राष्ट्रपति को ले लीजिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पावर किसके पास है? हेड ऑफ द कौन है? हेड में बैठा है राष्ट्रपति, लेकिन पावर्स किसके पास है? डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? प्रधानमंत्री। इसी तरीके से आईआईटी के अंदर भी काउंसिल के अंदर में बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और सारी पावर्स दी होती हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास, इसीलिए हाईएस्ट डिसीजन बॉडी मेकिंग वही है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। याद रख लीजिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द फंड्स ऑफ एन आईआईटी आर मैनेज्ड बाय, आईआईटी के अंदर जो फंड होता है विद्यार्थियों कौन मैनेज करता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द फाइनेंस कमेटी आईआईटी के अंदर होती है, फाइनेंस कमेटी वो ही सारा फंड का मैनेजमेंट को देखती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 है द एकेडमिक कैरिकुलम ऑफ एन आईआईटी इज डिसाइडेड बाय। मैंने आपको सीनेट पढ़ाते वक्त डिटेल में बताया था कि सीनेट का काम ही होता है एकेडमिक मैटर्स को देखना, एग्जाम्स को देखना, डिसिप्लिन को देखना ही सीनेट का काम है। और सीनेट में कौन कौन होते हैं मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर डिटेल बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते ही आपको पता चल गया कि इसका आंसर होगा द सीनेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एन आईआईटी इज मेड बाय। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आईआईटी के डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति आईआईटी के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं, याद कर लीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द आईआईटी आर ऑटोनोमस बॉडीज दैट आर। आपको पता ही है आईआईटी ऑटोनोमस बॉडीज है, यानी भारत सरकार ने स्वायत्त दिया है, इनके फंड भी अपने पास होते हैं, रिसोर्सेज भी मैनेज करती हैं और इनको ग्रांट केवल दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ग्रांट दी जाती है लेकिन मैनेजमेंट इनका खुद का है, कैसे खर्चा करना है, क्या करना है, उसके लिए सारा ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर सब इनका है, यानी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इज गवर्न बाय। आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो है नॉन एकेडमिक स्टाफ, और ये क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने जब भी आपको डिस्क्रिप्शन अपने वीडियोज़ के देखे होंगे उसमें मैंने लिखा है कि आईआईटी में अलग अलग आईआईटीज़ में अलग अलग नियम होते हैं भर्ती करने के। तो वहाँ इस लाइन को लिखने का मतलब ही यही था, द इंस्टीट्यूट ऑन रूल्स। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह के प्रश्नों को लेकर डिस्क्रिप्शन में भी चलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 16। यानी हर आईआईटी का भर्ती करने का अपना रूल है, लेकिन लगभग जो एकेडमिक मैटर्स हैं वो सभी आईआईटीज़ में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सभी आईआईटीज़ के पेपर सॉल्व करके देखने चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 है द रिजर्वेशन पॉलिसी इन आईआईटी रिक्रूटमेंट इज एज पर। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आईआईटी की वो किसके अनुसार चलती है? तो वो तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार ही चलेगी, क्योंकि आईआईटी ऑटोनॉमस है लेकिन जो रिजर्वेशन है वो भारत सरकार के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलता है। इसे याद रख लीजिए। इंस्टीट्यूट ऑन रूल्स नहीं होगा, अगर रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं वो उसमें आएगा द इंस्टीट्यूट ऑन रूल्स, लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिसी की बात आती है तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटीज आर इन्वॉल्व इन। तो याद कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी आर इन्वॉल्व इन। आपका काम क्या होगा? नॉन एकेडमिक का मतलब ही एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, यानी आप पढ़ाएंगे नहीं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे ही प्रश्न घुमा करके दिए जाते हैं और विद्यार्थी अक्सर परेशान हो जाता है कि नॉन एकेडमिक मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव करके आता है, टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर नॉन एकेडमिक पोजीशंस आर स्पेसिफाइड इन।
आपको पता है जब आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया था तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशंस दी हुई थी कि नॉन एकेडमिक पोजीशंस की उनको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। और विद्यार्थियों, हर आईआईटी की अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं, पोस्ट लगभग सेम होती है, लेकिन अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग एक्सपीरियंस पूछा जाता है, क्वालिफिकेशंस पूछी जाती है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत हर आईआईटी अपनी भर्ती करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द रिक्रूटमेंट एज फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इज। तो नॉन एकेडमिक स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट एज है वो कितनी है? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखने से लग सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 99% विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि इसमें एज ही इस तरह की दी हुई होती है 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर और 65 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 60 ईयर्स। आपको याद रखना है रिक्रूटमेंट एज होती है, जो अपर एज लिमिट है नॉन एकेडमिक स्टाफ की, वो 60 साल रखी गई है। और तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 21 है द परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इज डन। यानी आपका जो एसीआर भरा जाएगा, जो साल में आपका अप्राइजल रिपोर्ट भरा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट भरी जाती है, वो आईआईटी में कब की जाती है? तो हमेशा याद रखिए अप्राइजल रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट में, आईआईटी की बात नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, अप्राइजल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमेशा साल में ही भरी जाती है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एनुअली। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी आर रिक्रूटेड थ्रू। अब बात करते हैं नॉन एकेडमिक स्टाफ जो आईआईटी में है वो किसके द्वारा भर्ती किया जाता है? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आता है, डेपुटेशन भी आता है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी आता है। जब आप रिक्रूटमेंट रूल्स में गए होंगे, जब आपने आईआईटी जोधपुर का, आईआईटी दिल्ली का जब देखा होगा रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स, उसमें आपने देखा होगा कुछ वैकेंसीज डेपुटेशन पे मांगी गई हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे मांगी गई हैं और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट स्टाफ का होता है। तो ये सभी ऑप्शंस आर राइट, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द प्रोबेशन पीरियड फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इज आईआईटी इज यूजुअली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। द प्रोबेशन पीरियड, यानी प्रोबेशन पीरियड अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। आईआईटी में जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितना है? तो लगभग यूजुअली 1 साल के लिए प्रोबेशन आईआईटी मांगता है, 2 साल 3 साल के लिए नहीं होता। बहुत सारे डिपार्टमेंट 3 साल भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 साल भी करते हैं, लेकिन आईआईटी में यूजुअली वर्ड है तो यहाँ पर 1 साल आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 23। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट नॉन एकेडमिक स्टाफ आर आउटलाइंड इन। तो डिसिप्लिनरी एक्शन मैंने आपको बताया था किसके अंडर में आता है? सीनेट के अंदर में आता है। और ये कहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है नॉन एकेडमिक स्टाफ के डिसिप्लिन के रिगार्डिंग? तो याद कर लीजिए द कंडक्ट रूल है आईआईटी के, वहाँ पर ये डिसिप्लिनरी एक्शंस दिए हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सीसीएस सीसीए रूल्स करके आएंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लेकिन क्योंकि आप मेडल स्कॉलर पर पढ़ रहे हैं आप वो गलती नहीं करेंगे। सीसीएस सीसीएस रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारीज के लिए है, लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉन एकेडमिक स्टाफ की, आईआईटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट, द कंडक्ट रूल्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है द ग्रीवेंसेस ऑफ नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी आर एड्रेस्ड बाय। जब भी ग्रीवेंसेज होंगे नॉन एकेडमिक स्टाफ के, किसके द्वारा एड्रेस किए जाएंगे? तो एक कमेटी बनती है द ग्रीवेंसेज रिड्रेसल कमेटी। सीनेट के अंदर में मैंने आपको बताया था बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, रिसर्च कमेटी बन सकती है, प्रोजेक्ट कमेटी बन सकती है, इसी तरह की कमेटी होती है द ग्रीवेंसेज रिड्रेसल कमेटी, और वही देखती है सारे ग्रीवेंसेज को। तो इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द लीव रूल्स फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी आर एज पर। आपके जो लीव रूल्स होंगे नॉन एकेडमिक स्टाफ के वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, द इंस्टीट्यूट लीव रूल्स। यहाँ पर याद रखिए बहुत सारे विद्यार्थी सीसीएस लीव रूल्स करेंगे, लेकिन सीसीएस लीव रूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर रेफर्ड जरूर होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के अपने लीव रूल्स हैं, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पर याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीव रूल्स हैं वो नहीं चलते हैं, इंस्टीट्यूट के अपने लीव रूल्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 26।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द पे स्केल फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी आर डिटरमाइंड बाय, जो आपके पे स्केल्स हैं नॉन एकेडमिक स्टाफ के, वो कौन डिसाइड करता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द पे कमीशन। यानी जो पे कमीशन बैठता है नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए, आईआईटी का सेपरेट पे कमीशन आता है, वो डिसाइड करता है। इसीलिए आप देखते होंगे अलग अलग आईआईटीज में एक ही पोस्ट के लिए, जैसे सीनियर असिस्टेंट है आईआईटी दिल्ली में पे स्केल अलग है, आईआईटी जोधपुर में पे स्केल अलग है, क्योंकि अलग अलग आईआईटीज की पोस्ट के नेम भी अलग अलग होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए पे कमीशन जो आता है वो आईआईटीज का सेपरेट आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 27। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इज एडवर्टाइज्ड, यानी कहाँ पर एडवर्टाइज किया जाता है नॉन एकेडमिक स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट है, तो वो आपको याद रखना है इंटरनली विद इन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में भी बताया जाता है, नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी निकाला जाता है, एंड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 28। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पूछा जा सकता है आपसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉन एकेडमिक स्टाफ का आईआईटी में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल अलग से बनी होती है आईआईटी में, वही रेस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं 30 की। द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इज स्पेसिफाइड। कोड ऑफ कंडक्ट नॉन एकेडमिक स्टाफ के कहाँ दिए हुए हैं? तो द इंस्टीट्यूट कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने आपको बता रखा है, आप सीसीएस कंडक्ट रूल्स गलती मत कर देना, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ कंडक्ट अपने हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ इन आईआईटी इंक्लूड्स। तो क्या होता है उसमें? रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है। तो ऑल द अबव होता है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से तीनों चीज़ें की जाती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, द रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट फॉर वुमेन इन आईआईटी रिक्रूटमेंट इज। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर द वुमेन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो कितना परसेंट देता है। मैंने बताया आपको, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, यहाँ पर भारत सरकार के रूल नहीं चलते हैं, इंस्टीट्यूट के अपने रूल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। विद्यार्थियों, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिशियल वर्क इन आईआईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादातर 99% विद्यार्थी बाइलिंगुअल करके आएंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिशियल वर्क इन आईआईटी इज़ द ओनली इंग्लिश। याद कर लीजिए इस प्रश्न को, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिशियल वर्क जो आईआईटी में होता है वो केवल इंग्लिश में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, द आईआईटी आर ऑडिटेड बाय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आईआईटी आर ऑडिटेड बाय CAG ऑफ इंडिया। द CAG ऑफ इंडिया ऑडिट करता है आईआईटीज का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। द आईआईटी रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईआईटीज को ग्रांट देता है। वो ग्रांट कौन देता है? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है ऑल आईआईटीज के लिए ग्रांट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। द आईआईटीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम। किससे एग्जम्प्टेड होती हैं आईआईटीज? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब का भी लेना देना है। आईआईटी सभी से एग्जम्प्टेड होती है, इनकम टैक्स से भी एग्जम्प्टेड है, कस्टम ड्यूटी से भी एग्जम्प्टेड है, और तो और जीएसटी से भी आईआईटी को एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। विद्यार्थियों 37 है, द आईआईटी आर एस्टेब्लिश्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय।
मैंने आपको बताया था नेशनल इंपॉर्टेंस किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है आईआईटी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी मैंने बताया था आपको कि आईआईटी का जो एक्ट है उसे पावर कहाँ से मिलती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मिलती है, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही आईआईटी एक्ट निकला है और वही उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करने में मदद करता है। तो ऐसे प्रश्न को समझने की जरूरत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। द प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी ऑफ द आईआईटी इज नॉन एज। प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी जो आईआईटी में होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बता रखा है द आईआईटी काउंसिल। काउंसिल का काम है एडवाइस देना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का काम है उसको पूरा प्रोसीजर करना। जैसे राष्ट्रपति ऑर्डर्स देते हैं, एक्शन कौन करेगा, प्रधानमंत्री। इसी तरह काउंसिल डायरेक्शंस देती है और एक्शन में कौन आएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो यहाँ पर जो एडवाइजरी बॉडी का काम करता है वो करता है सी, यानी आईआईटी काउंसिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 38। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। द फाइनेंशियल ईयर फॉर आईआईटी रन्स फ्रॉम। द फाइनेंशियल ईयर जो आईआईटी का होता है वो कहाँ से रन करता है, तो अप्रैल से मार्च। यहाँ पर याद रखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, इसीलिए ये प्रश्न मैंने डाला है। वो सोचेंगे फाइनेंशियल ईयर डाला है तो इसका मतलब कहीं जुलाई से जून तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल ईयर जून से शुरू होता है, लेकिन आईआईटी में सेम फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन आईआईटी इज। तो मैंने आपको बताया, चाहे पूछ ले वो किसी भी तौर से घुमा करके इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है या वर्क प्लेस की लैंग्वेज है आईआईटीज के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 40। अब 41 पर चलते हैं। विद्यार्थियों 41 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी पेड मेंबर्स हैं वो जरूर अपना कमेंट लिखें कि उनको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही बाकी विद्यार्थियों को पता चलेगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे प्रयास कैसे हैं, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा है, कैसा आपको समझ में आया। आप अगर डिटेल अपना कमेंट लिखेंगे तो बाकी विद्यार्थी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि और विद्यार्थी इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, केवल पेड मेंबर्स के लिए है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 41। द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन अकेडमिक स्टाफ इन आईआईटीज इज प्रिलिमिनरी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड होता है। रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया कि आपके सीनेट के अंदर बहुत सारे बोर्ड हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड हो सकता है, रिसर्च बोर्ड हो सकता है, इसी तरह से एक होता है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड जो कि रिक्रूटमेंट का काम करता है नॉन अकेडमिक स्टाफ का आईआईटी के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 41। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। द एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट इन आईआईटी रिक्रूटमेंट इज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 3 years। यही प्रश्न पूछा था आईआईटी दिल्ली के अंदर, ये बार बार रिपीट होता है। याद कर लीजिए, आईआईटी में जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 42। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस का इन आईआईटी रिक्रूटमेंट, क्योंकि ओबीसी का पूछ लिया है, हो सकता है नया नया रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का है उसके बारे में आपको पूछा जाए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 10% मिलता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। द आईआईटी आर डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्ट अंडर में आता है आईआईटीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 45 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 45 है। द आईआईटी आज एम्पावर्ड टू ग्रांट डिग्रीज बाय। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ही सभी को एम्पावर्ड करता है डिग्री देने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कर दें, इसीलिए ये प्रश्न को जानबूझ करके मैंने डाला है। यहाँ पर विद्यार्थी गलती करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि ये टेक्निकल एजुकेशन है, इसलिए टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता होगा, लेकिन नहीं है। यूजीसी ही इसको एम्पावर्ड करता है डिग्री देने के लिए, यानी जो इसकी डिग्री की मान्यता होगी वो यूजीसी ग्रांट करता है। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 45। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द आईआईटी कैन कन्फर ऑनररी डिग्री विच इज अप्रूव्ड बाय।
अब बहुत सारी ऑनररी डिग्री आईआईटीज देते हैं और वो किसके द्वारा अप्रूव होती है, तो यहाँ भी विद्यार्थी गलती 100% करेगा। याद रख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक मैटर्स का जो हेड है वो है सीनेट। आईआईटी के अंदर एकेडमिक मैटर्स को केवल सीनेट देखता है और यही कारण है कि जो ऑनररी डिग्री होता है उसे भी अप्रूवल देता है सीनेट। आईआईटी काउंसिल, बोर्ड ऑफ गवर्नर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन उनका भी नहीं है। सीनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। द आईआईटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ, तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नन ऑफ द अबव। यानी आईआईटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिल्कुल उनके अंडर में होता है, यानी लागू होता है। द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन बिल्कुल लागू होता है। द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लागू होता है। तीनों ही एक्ट वहां पर लागू होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक्ट लागू होता है, इसीलिए इस प्रश्न को डाला है। तो ये तीनों की तीनों एक्ट आईआईटी पर लागू होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 48 पर हम आ चुके हैं। द आईआईटी कैन रिसीव डोनेशंस विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, तो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि आईआईटी सभी से एग्जेम्प्टेड होती है, इनकम टैक्स से भी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी और कस्टम ड्यूटी से भी। तो यहाँ पर जो कोई भी डोनेशन अगर आईआईटी को करता है तो ये तीनों टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 49 है, द आईआईटी आर अलाउड टू सेट अप ऑफशोर कैंपसेस विद द अप्रूवल ऑफ। मैंने आपको बताया था कि ऑफशोर कैंपसेस जो आईआईटी परमिशन मिलती है वो मिलती है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। विद्यार्थियों, ऑफशोर कैंपसेस वो होते हैं जो कि आईआईटी बाहर जाकर के खोलती है, यानी दूसरे देशेस में जो आईआईटी अपने ऑफशोर कैंपसेस खोलती है, यानी वहाँ पर जाकर के अपना एक तरीके से यूनिवर्सिटी खोलती है, आईआईटी खोलती है, उसी को बोलते हैं ऑफशोर कैंपसेस और इनका अप्रूवल देता है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे अभी देश के प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान है वो आईआईटी है और इसका तीसरा जो ऑफशोर कैंपसेस है वो श्रीलंका में स्थापित किए जाने की संभावना है। श्रीलंका में एक आईआईटी के प्रस्ताव की घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले साल नवंबर में 2024 के बजट में की थी। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ऑफशोर कैंपसेस जो है अभी कहाँ प्रस्तावित है, तो वो है श्रीलंका के अंदर। ये बजट में घोषणा हुई थी, जो अंतरिम बजट आया था सरकार का, उसी में ये घोषणा हुई है कि श्रीलंका के अंदर ऑफशोर कैंपसेस बनाए जाने की संभावना है। तो ऐसे जो अप्रूवल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। द आईआईटी कैन कोलैबोरेट विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विद द सैंक्शन ऑफ, तो यहाँ भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जितना भी फॉरेन जो कोलैबोरेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूवल देता है। आईआईटी का जो जितना भी काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप आंख बंद करके लगाना, आपका प्रश्न सही होगा। विद्यार्थियों, ये थे प्रश्न, यानी ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पहली सीरीज के तौर पर आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपके एक्ट, स्टैट्यूट ऑफ आईआईटी जोधपुर, रोल एंड फंक्शन ऑफ आईआईटी काउंसिल, स्टडी एंड वेबसाइट ऑफ आईआईटी जोधपुर, डिपार्टमेंट, एकेडमिक प्रोग्राम, डिग्री, कैंपस लाइफ, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, सब कुछ शामिल किया है इस वाले वीडियो में मैंने। इससे होगा ये कि आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा। मैंने पहले डीप क्वेश्चंस नहीं रखे पहले सेट में, इससे आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट पूरा माइंड बनेगा कि आईआईटी होता क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सीनेट क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, काउंसिल क्या है, कौन कौन शामिल होते हैं, किस तरह चलता है, डिग्री कौन देता है, स्टूडेंट के मैटर क्या है, डिसिप्लिन कौन देखता है। ये सारे के सारे मैटर्स हैं जो हुबहू एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं और विद्यार्थी अक्सर रटने की कोशिश करता है तो समझ में आता नहीं है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। गुड लक विद योर स्टडीज। इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंट फील फ्री टू आस्क। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए गए हैं। और एक और रिक्वेस्ट आपसे कि सदस्यों, आपके जन्मदिन, त्योहारों या आपके सरकारी नौकरी में चयनित होने की खुशी में इस अवसर पर आप चैनल को अपनी शुभकामनाएं और समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दें।
और जो जितने भी पेड मेंबर्स हैं, रिक्वेस्ट है अगर वीडियो वास्तव में आपको पसंद आता है तो या जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक थैंक्स का बटन है, वहां पर जा करके अपना कुछ भी आप योगदान चैनल को कर सकते हैं। ये ही हमें बेहतरीन सामग्री बनाने में और सहायता करता है। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं आशा करता हूं कि ये वाला सेशन आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और इससे आप एग्जाम में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।